नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट फेज इक्विलिब्रिया। ठीक है नहीं है तो इक्विलिब्रियम के बारे में आपको पूरा नॉलेज है। इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। जब आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था और एक पढ़ा था फिजिकल इक्विलिब्रियम, और यह है फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है नहीं है, ये एक प्रकार का फिजिकल इक्विलिब्रियम है। तो अपन इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करते हैं? इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंजेस होना बंद हो जाता है। ठीक है नहीं, हम जानते हैं कि समय के अनुसार या समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट कब बोली जाती है? जब उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। ठीक है नहीं है, और अगर दूसरी रेट की टर्म में बोलना चाहे तो अपन बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड जहां पे इक्वल हो जाए वो क्या कहलाएगी? आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगी। ठीक है नहीं है। अब यहां पे अपन पढ़ रहे हैं फेज। तो केमिकल स्पीसीज के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, आयनिक स्पीसीज के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, उसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उसको आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर फेजेज के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करे तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फेज इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप ये मान लो कि वाटर आइस और वाटर लिक्विड के बीच में जो इक्विलिब्रियम है वो फेज इक्विलिब्रियम है। यहां पे ये सॉलिड है, यहां पे ये लिक्विड है, तो फेजेस अलग अलग है। ठीक है नहीं है। इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनल सल्फर में भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो ये भी फेज इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में आता है। कैसे? ये रोम्बिक फेज है, ये मोनोक्लिनल फेज है, दोनों फेज अलग अलग है। क्लियर है? तो फेज के बीच में क्या पाया जाए? आपका इक्विलिब्रियम पाया जाए, वो आपका फेज इक्विलिब्रियम कहलाएगा। बिल्कुल बेसिक सी लैंग्वेज में आपको बहुत समझाया मैंने, बेसिक सी लैंग्वेज में आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा दिया कि व्हाट इज द फेज इक्विलिब्रियम। अब फेज इक्विलिब्रियम की शुरुआत किसने की? फेज इक्विलिब्रियम की शुरुआत गिब्स ने की थी, और गिब्स ने दिया था गिब्स फेज रूल। क्या दिया था बेटा? गिब्स फेज रूल। और उसी गिब्स फेज रूल को अपन फेज इक्विलिब्रिया से जोड़ते हैं। ठीक है नहीं है? ये फेज रूल है, गिब्स फेज रूल, और इसमें क्या है? एफ प्लस पी सी प्लस 2। एफ सी, इस पी को इधर ले जाओ माइनस, ये हो जाएगा। अब यहां पे आपको बात समझ में आनी चाहिए कि ये क्या है। 1/1 हर चीज अपने पास होनी चाहिए कि भाई ये क्या है। देखो ये तो कंपोनेंट है, नंबर ऑफ कंपोनेंट डिफाइन करूंगा मैं आपको। ठीक है नहीं है? पी यहां पे नंबर ऑफ फेज है, पी यहां पे नंबर ऑफ फेज है। जैसे ये दोनों चीजें आ जाएंगी, फेज और कंपोनेंट, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। देखेंगे मैक्सिमम कितनी होती है, मिनिमम कितनी होती है, सारी बात अपन करेंगे। तो बेसिकली फेज इक्विलिब्रिया जो है पढ़ाने वाले खूब पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अपने पास रख लेते हैं, वो डिलीवर नहीं करते। तो बच्चे को क्या है कि फेज इक्विलिब्रिया का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। एक्चुअल में फेज को आपको बिल्कुल बारीक तरीके से समझना पड़ेगा, और कंपोनेंट को भी बहुत बारीक तरीके से समझना पड़ेगा, तब जाके ये फेज इक्विलिब्रिया की जो प्रॉब्लम्स आती है एग्जाम में वो आप बिल्कुल आसानी से कर सकोगे। बात समझ में आई? ठीक है नहीं? एक और आता है रिड्यूस्ड फेज रूल, उसका भी ध्यान रखना। रिड्यूस्ड फेज रूल, रिड्यूस्ड फेज रूल में केवल और केवल आपको ये करना है, यहां पे 2 है ना, 1 लिख दो केवल। F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1। और ये ज्यादातर जो कंडेंस सिस्टम होते हैं, जैसे बिस्मिथ लेड सिस्टम हो गया आपका, है ना, कंडेंस्ड सिस्टम होते हैं ना, वहां पे यूज में आते हैं। तो वहां पे बहुत सारी रैंडमली क्या बन जाती है, वहां पे फेजेस बन जाती हैं। तो बहुत सारी फेजेस बनती है, तो एक लिमिट होती है कि माइनस में नहीं जाए। देख लो आप, माइनस में नहीं जाना चाहिए। ठीक है नहीं है? उसके लिए हम एक रिड्यूस कर देते हैं। चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं।
क्लियर है? तो रिड्यूस, अच्छा फेज रूल तो ये रहा, रिड्यूस फेज रूल ये रहा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रिड्यूस फेज रूल आए तो ये करके आना है, फेज रूल आए तो ये करके आना है। पहला क्वेश्चन तो यहां से आ गया। किसने दिया था? गिब्स ने दिया था, विलार्ड गिब्स। वैसे डब्ल्यू जे गिब्स है इसका नाम पूरा, 1800 हाँ जी 76 में दिया था। हो गया। अब 1 by 1 हर चीज को अपन क्लियर कर लेते हैं तो अपना काम हो जाएगा। तो सबसे पहले बात किसकी करें? बात करते हैं फेज की। तो फेज एक्चुअल में अपने पास यहां पे जो सिस्टम होंगे वो हेट्रोजीनस सिस्टम होंगे, ठीक है? नहीं होमोजीनस भी हो सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली फेज में पढ़ेंगे हेट्रोजीनस सिस्टम। और हेट्रोजीनस सिस्टम में मोर देन 1 कंपोनेंट हो सकते हैं जो फ्रिक्वेंटली आपको दिखाई देंगे, ठीक है? नहीं जितने आपको दिखाई दे, फिजिकल स्टेट दिखाई दे, वो आपकी क्या बनेगी? फेज बनेगी। तो ध्यान रखना, फेज एक होमोजीनस है। क्या है? होमोजीनस। फेज होमोजीनस होती है। 3 होमोजीनस मिलकर हेट्रोजीनस बना सकते हैं, 3 फेज हो सकती है उसमें, नहीं समझ में? 2 होमोजीनस मिलकर एक फेज बना सकते हैं, एक सिस्टम बना सकते हैं, हेट्रोजीनस बना सकते हैं, लेकिन फेज जो होगी वो आपकी होमोजीनस होनी चाहिए। दूसरी, फिजिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, आपको पता लगना चाहिए, दिखाई देनी चाहिए कि हाँ कि यहां पे क्या है, आपकी फेज है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, पता तो लगे ना, ठीक है? नहीं है। तीसरा, मैकेनिकल सेपरेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैकेनिकल सेपरेबल होनी चाहिए, आराम से उन फेजेस को आप अलग कर सको, ऐसा होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो अदर फेजेज हैं, जैसे 2 फेज है, एक होमोजीनस ये, एक होमोजीनस ये, दोनों को मिलाया हेट्रोजीनस बन गया, सिस्टम बन गया आपका, ठीक है? नहीं, अब ये फेज और ये फेज इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। काई में होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम में, सबसे बड़ी बात। और ये इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक नेचर का होना चाहिए, सॉरी डायनेमिक नेचर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डायनेमिक नेचर का। और जो फेज होती है, उस फेज, एक फेज की बात बता रहा हूं मैंने क्या कहा? फेज 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 हेट्रोजीनस सिस्टम, फेज फेज हेट्रोजीनस सिस्टम। अगर 2 फेज है तो हेट्रोजीनस सिस्टम है, एक फेज है तो वो होमोजीनस सिस्टम है। सॉल्यूशन पढ़ाया, सॉल्यूशन में क्या बताया था आपको कि एक फेज बनाता है वो, एक फेज, एक ही फेज सॉल्यूशन, नहीं समझ में? अगर फेज 2 हो जाती है तो वो हेट्रोजीनस सिस्टम में आ जाएगा, जैसे कोलोइड में, सस्पेंशन में देखने को मिलता है अपन को, ठीक है? नहीं है? तो होमोजीनस होमोजीनस मिलाया हेट्रोजीनस, 2 होमोजीनस मिलाने पर हेट्रोजीनस। ये होमोजीनस अलग अलग होने चाहिए, ऐसे नहीं कि ये होमोजीनस एक ही नेचर का सारी गैसेज, इसमें भी सारी गैसेज जब मिला दो होमोजीनस बन गया, नहीं। ये होमोजीनस, ये होमोजीनस, ये की दोनों की नेचर अलग अलग होनी चाहिए, एक लिक्विड स्टेट में, एक गैस स्टेट में, या एक सॉलिड स्टेट में। मिक्स करेंगे हेट्रोजीनस बन जाएगा। और हेट्रोजीनस आपका सिस्टम बन गया है, उसमें वो जो है एक, वो क्या है? आपकी फेज है। और फेज होमोजीनस है, एक फेज होमोजीनस है, दूसरी फेज अपनी जगह होमोजीनस है। मिक्स करेंगे तो हेट्रोजीनस बनेगी। बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल सा है। और ध्यान रखना, होमोजीनस जो आपकी फेज है उसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थ्रू आउट सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो देख लो सारे पॉइंट। फेज क्या है? फेज है ए यूनिफॉर्म पार्ट ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज फेज। समझ में आया? दूसरी, होमोजीनस होना चाहिए, फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मैकेनिकल सेपरेबल पार्ट होना चाहिए होमोजीनस सिस्टम का, हेट्रोजीनस सिस्टम का, और डायनामिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है? नहीं है? तो एनी होमोजीनस पार्ट ऑफ ए सिस्टम हैविंग ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी द सेम थ्रू आउट, तो वो सिस्टम कहलाएगा, ठीक है? नहीं है? अब ये देखो, एक सिस्टम में कंसिस्ट 1 फेज और मोर देन 1 फेज। अगर 1 फेज है किसी सिस्टम के पास तो वो होमोजीनस है, और मोर देन 1 फेज है तो वो हेट्रोजीनस है। अब कैसे पता लगाएंगे अपन कि कितनी फेज है? तो चेक करते हैं 1 by 1, सारे एग्जांपल्स चेक करते हैं। इसके मैं पॉइंट बताऊंगा, 10 से 11 पॉइंट, वो पॉइंट याद रख लेना, उसमें सारे केसेज आ जाएंगे, XYZ जितने भी हैं। पहला केसेज सुनो। पहला केसेज ये है कि अगर कोई प्योर सब्सटेंस है, जैसे इसको पहला मान लो आप, जैसे प्योर सब्सटेंस है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं केवल, बेंजीन की बात कर रहे हैं केवल, वाटर लिक्विड की बात कर रहे हैं, वाटर आइस की बात कर रहे हैं, अकेले की प्योर, तो उसकी फेज 1 होगी। क्या होगी भाई? फेज 1 होगी। इसकी भी फेज 1 है, 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 ठीक है? नहीं है कोई दिक्कत? अगर मान लो कि 2 अलग अलग आपके कंपोनेंट सेम रहे,
कंपोनेंट आपके सेम है लेकिन अलग अलग स्टेट में ले लिया अपन ने, स्टेट चेंज होती है, फेज चेंज हो जाती है, फेज अलग हो जाती है। तो यहां पे आप देखोगे ये भी लिक्विड में, ये भी लिक्विड में, क्या हो गया आपका फेज 1। ये काय में है, सॉलिड है, ये लिक्विड है, यहां पे फेज कितनी हो गई 2 है। ये सॉलिड लिक्विड वेपर तीनों आ गए, गैस आ गए, तो यहां पे फेज कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। पॉइंट पकड़ में आया, कैसे फेज देखते हैं अपन, कर सकते हो आराम से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेज बहुत इजी है, फेज आप आराम से क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। फिर देखो, अगर कोई गैसियस मिक्सचर है, अगर कोई गैसियस मिक्सचर है तो फेज 1 बनाएगा वो। जैसे H2O2N2 मिला दिया, आपकी फेज 1 बन गई। नहीं समझ में आई बात? गैसों का मिक्सचर क्या होता है, फेज 1। अगर मान लो कि कोई गैस है और उसमें वंडरवाल फोर्सेज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो लिक्विड स्टेट में चली गई। जैसे एलपीजी होती है आपकी, एलपीजी में आपके 2 फेज मिलेंगे, एक तो गैस है, एक आपकी लिक्विड है। एलपीजी लिक्विड, पेट्रोलियम गैस लिक्विड भी है और गैस भी है, वहां पे फेज 2 है। कितनी है, फेज 2 है। समझ में आई बात? तो सेम केस यहां पे लगेगा, अगर कोई गैस ऐसी है जो मिक्स होने के बाद लिक्विफाई हो गई, तो वहां पे गैस भी है और लिक्विड भी है, तो फेज कितना बनेगा 2 बनेगा। लिक्विफाई कब होगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे मिक्स करने के बाद। तो वो देख लेना मिक्स करने के बाद लिक्विफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। इफ 2 गैस आर मिक्सेज, वन ऑफ देम व्हेन मिक्स्ड टुगेदर गेट लिक्विफिकेशन, देन फेज विल बी 2। अगर कोई गैस मिक्स कर रहे हो किन्हीं 2 गैसों को और एक गैस आपकी लिक्विफाई हो गई मिक्स होते होते, तो कितनी फेज होगी, 2 फेज होगी। ध्यान रखना, लिक्विड और गैस। अगर ट्रू सॉल्यूशन बना रहे हो आप, क्या बना रहे हो, ट्रू सॉल्यूशन, तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनस बनता है। जैसे वाटर में शुगर घोल दिया आपने, शुगर घोल दी तो ट्रू सॉल्यूशन बन गया। अब आप क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी थ्रू आउट सेम है, चेक कर लो, होमोजेनस बन गया ना। तो वहां पे भी फेज 1 होगी, वहां पे भी क्या होगी बेटा, फेज 1 होगी। ठीक है नहीं है, ये ध्यान रखना। ट्रू सॉल्यूशन, NaCl डाल दिया वाटर में, ट्रू सॉल्यूशन। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये बीच की स्टेट होती है। अगर सैचुरेशन के नीचे है, सैचुरेशन नहीं हुआ है, अभी और डाल रहे हो आप, घुल रहा है, तब तक वो 1 फेज है। और जैसे ही सैचुरेटेड पॉइंट आया, इसका मतलब घुलना बंद हो गया, अब और डालोगे तो नहीं घुलेगा, तो सैचुरेशन के बाद में क्या है, फेज 2 बनाएगा। एक तो लिक्विड पोर्शन रहेगा, एक अनडिजोल्व्ड सॉलिड नीचे पड़ा रहेगा, तो कितनी हो जाएगी, फेज 2 हो जाएगी। क्लियर है भाई? तो ठीक है। और एक चीज हो ध्यान रखना, अगर मिसिबल लिक्विड्स हैं आपके, 2 लिक्विड ऐसे मिल रहे हैं आपस में, चाहे वो पोलर पोलर हो, चाहे नॉन पोलर हो, हाँ भाई, तो भी फेज 1 बनेगी, क्योंकि ये भी ट्रू सॉल्यूशन है। क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। जैसे वाटर और अल्कोहल का सॉल्यूशन है भाई, वाटर और अल्कोहल का सॉल्यूशन, अल्कोहल का सॉल्यूशन, हाँ भाई, नहीं समझ में आई? जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया था कि वोदगा होती है, वोदगा, इसमें 33.5% अल्कोहल पाई जाती है। तो आप पानी, इसको वोदगा को मान लो कि ऐसे ले रहे हो आप, बिना पानी, तो ऐसे थोड़ी होगा, हाँ यार इसमें बिस्लरी मिला है, बिस्लरी का स्वाद आ रहा है, नहीं, अल्कोहल का स्वाद आएगा। होमोजीनस, समझ में आई बात? हाँ, मिसिबल लिक्विड का हमेशा एक फेज बनेगा। नॉन पोलर, जैसे बेंजीन और टोलुइन को आप मिक्स कर दो, तो वहां पे वो नॉन पोलर हो गई आपकी, मिसिबल लिक्विड होंगे, उनके भी फेज क्या बनेंगे, 1 बनेंगे। तो सॉल्यूशन में करवाया हुआ है आपको, ये सॉल्यूशन में करवाया हुआ है, तो ट्रू सॉल्यूशन जो है आपके, वो सारे 1 फेज बनाएंगे। अगर आपका लिक्विड मिसिबल नहीं है, तो जितने लिक्विड आप मिक्स कर रहे हो, उतनी फेज हो जाएगी। जैसे मान लो कि ऑयल प्लस वाटर मिक्स कर रहे हो, तो 2 फेज दिखेगी आपको कि ऑयल है, पानी है। समझ में आई बात? हाँ, अगर 3 कंपोनेंट ले रहे हो तो 3 हो जाएंगे, वहां पे 3 लिक्विड ले रहे हो, 3 हो जाएगी फेज। कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है, वो भी आपकी फेज 2 रखता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कि कोलोइडल सॉल्यूशन में कितनी फेज होती है, तो 2, एक मत कर देना, बोले सर हमने तो डिस्पर्स्ड फेज ही पढ़ी थी केवल। अरे नहीं, मीडियम जो होता है उसकी वो भी फेज ही कहलाती है, कहलाने को, लेकिन 2 फेज बनेगी वहां पे। एक तो डिस्पर्जन मीडियम है, एक डिस्पर्स्ड फेज है, फेज 2 है। हाँ, फिजिकली डिस्टिंक्ट, मैकेनिकल सेपरेबल, आराम से कर सकते हो आप सेपरेट। ठीक है नहीं है? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉलिड इन लिक्विड, ये बता दिया था ट्रू सॉल्यूशन बनता है। बिलो सैचुरेशन आपकी फेज 1 कहलाएगी,
और अबव सेचुरेशन फेज 2 कहलाएगी, क्योंकि सेचुरेशन होने के बाद सॉलिड कहां रह जाता है, प्रेसिपिटेट के रूप में रह जाता है, तब वहां पे आप चेक कर लोगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चेक करते हैं अपन गैस इन सॉलिड। ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये गैस इन लिक्विड। हाँ जी, गैस इन लिक्विड की बात करें, जैसे DO है, डिजोल्ड ऑक्सीजन। अगर पानी है, वाटर, तो हमें पता है कि अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, लेकिन फेज तो बनी है। हाँ भाई, फेज तो बनी है, वाटर ही तो है, वाटर में ऑक्सीजन घुली हुई है, क्या करें, घुली हुई है जो फेज बना। ठीक है नहीं है। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन कर रहा है, जैसे वाटर में आप HCl डालो, ये वाटर है, वाटर में HCl डालोगे, ठीक है नहीं, वाटर में HCl डालोगे तो क्या करेगा बताओ, फेज 1 या 2 बताओ। अरे सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन, फेज 1 में। ठीक है नहीं है। अगर वाटर में SO3 डाली आपने, वाटर में SO3 डाली, रिएक्शन कर जाएगी, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, लेकिन वैसे रिएक्शन नहीं करती है SO3 वाटर के साथ। ठीक है नहीं है। तो यहां पे फेज 2 होगी, साफ साफ दिखाई देगी बुलबुलों के रूप में कि हाँ भाई कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। किसी भी कोका कोला की बोतल में ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है, सोडा की बोतल में ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है, जब उसको हिलाते हो तो बिल्कुल आपको साफ 2 फेज दिखाई देती है। लिम्का ले लेना, जो क्रिस्टल क्लियर हो, सोडा बेस्ट है एग्जांपल इसका। सोडे में क्या रहती है, CO2 डिजोल्व रहती है, अंदर जबरदस्ती घोली हुई रहती है। जब उसको आप हिलाओगे सोडे की बोतल को, तो उसकी गैस क्या है, बिल्कुल ढक्कन के पास आके यूं बुलबुलों के रूप में आ जाएगी, तो वहां पे दिखेगी आपको फेज 2। कितनी दिखेगी, फेज 2। तो लिक्विड, गैस इन लिक्विड, तो ध्यान रखना DO की फेज 1 है, कोई रिएक्शन करने वाला है तो फेज 1 है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसे की ऐसे दिखाई देगा तो फेज 2 है। कर लोगे, ठीक है नहीं है। लास्ट आ गया आपका, क्या आ गया है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड। ठीक है भाई, तो मिक्सचर ऑफ सॉलिड में ध्यान रखना है आपको, अगर सॉलिड सेम नेचर के हैं तो फेज 1 है, और सॉलिड अलग अलग नेचर के हैं तो फेज 2 है। जैसे ये वाला है, सॉलिड मोनोक्लिनल और रोम्बिक सॉलिड, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको। तो यहां पे अगर फेज की बात करें तो कितने फेज है बताओ, देखें आप खुद बता दो आप, सर इतने फेज है। 2 फेज है यहां पे, फेज 2 क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नेचर के हैं। ठीक है नहीं है। ऐसे ही आप अपन देखोगे, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करवाया साहब, करवाया कैल्शियम कार्बोनेट का, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, एक CO2 बना। तो यहां पे फेज कितनी है, तो यहां पे फेज आपको 3 नजर आएगी। क्या आएगी, 3 फेज नजर आएगी। देखो 2 तो सॉलिड है अलग अलग नेचर के, एक गैस है आपकी, 3 फेज होगी। ठीक है नहीं है। अलॉय जो है वो फेज 1 बनाते हैं, क्योंकि वो ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। अलॉय क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, तो ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में जो जो आएगा वो क्या बनाएगा आपका, फेज 1। जो ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं है वो फेज आपकी अकॉर्डिंग टू मिक्सचर आएगा। जैसे मान लो कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, पेंटा को है मिक्स किया, कॉपर सल्फेट, ट्राई हाइड्रेटेड, कॉपर सल्फेट, मोनोहाइड्रेटेड, सॉलिड तो है लेकिन तीनों की नेचर अलग अलग है, तो क्या बनाएंगे, फेज 3 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फेज 3 बनाएंगे। कर सकते हो आराम से। तो एक इसका भी सोच लो, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, अमोनिया और HCl, ये भी गैस है, ये भी गैस, तो बताओ कितनी फेज है, जवाब दो, फेज 2 होनी चाहिए। बोले सर 2 क्यों नहीं, अरे ये दोनों तो गैस हैं और एक सॉलिड है, तो गैस तो होमोजेनस बनाता है ना, शुरुआत में बताया था, गैस तो क्या बनाता है, होमोजेनस बनाता है। और ये क्या है आपका सॉलिड, तो फेज 2 गई ना, फेज 1 और फेज 2, 2 फेज हो गई, कोई दिक्कत भाई। तो आई थिंक फेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि फेज अपन कैसे चेक करते हैं। अब कंपोनेंट के ऊपर आते हैं, किसके ऊपर आते हैं, कंपोनेंट के ऊपर आते हैं। तो सुनो देखो कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट होता है मिनिमम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट वो स्पीशीज होती है जिनको आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फिजिकली सेपरेट, आप सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से अलग कर सकते हो, वो कंस्टिट्यूएंट कहलाएंगे।
कंस्टिट्यूएंट कभी भी कंपोनेंट नहीं होते, कंपोनेंट कभी भी कंस्टिट्यूएंट नहीं होते, ये ध्यान रखना। समझ में आई बात? हाँ, कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट कब होंगे, कब होंगे? कंस्टिट्यूएंट, जितने भी कंस्टिट्यूएंट दे रखे हैं वो कंपोनेंट कब होंगे? जब उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जैसे बात करें अपन NaCl, NaCl, KCl और H2, इसमें अगर बात करें तो अपने पास कंस्टिट्यूएंट 3 है, 3 कंस्टिट्यूएंट है, लेकिन हम इनमें कोई रिलेशनशिप ही नहीं दे पा रहे। दे पा रहे हैं कि कोई रिलेशनशिप नहीं दे पा रहे, नहीं दे पाएंगे। रिएक्शन कैसे लिखोगे बताओ आपस में? नहीं लिख सकते। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके 3 हैं और कंपोनेंट भी 3 है। कॉन्स्टिट्यूएंट भी कितने हैं? 3 है, कंपोनेंट भी 3 है। समझ में आई या नहीं आई? आई की बात? लेकिन जैसे ही अगर NaCl KBr में लिखता हूं वाटर के साथ, तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटी और हो जाती है ऑटोमेटिक। कौन कौन सी होगी? एक तो NaBr हो जाएगी, एक KCl हो जाएगी। 2 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, मतलब रिएक्शन हो गई आपस में। तो KBr और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये बनाएंगे। तो यहां पे जब आप चेक करोगे, कंस्टिट्यूएंट तो हो गए 5 और कंपोनेंट हो गए आपके 4। कैसे आए अभी चर्चा करेंगे अपन कि 4 कैसे आए। समझ में आई? तो अपन को आइडिया लगना चाहिए कि हम किस प्रकार से कंस्टिट्यूएंट को डिफाइन करेंगे। तो कंस्टिट्यूएंट वो होता है जो सेपरेट कर सकते हैं। कंपोनेंट को आप सेपरेट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, दोनों बात है। क्लियर है? क्योंकि अगर आपका कंपोनेंट और कंस्टिट्यूएंट एक है तो बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं अपन, अलग नहीं है तो सेपरेट नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। ठीक है भाई? तो अब ये क्या है? कंपोनेंट जो होता है वो मिनिमम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट होता है। ठीक है नहीं है? किसी भी सिस्टम के जितने भी फेजेज हैं उनके जो कंपोजिशन है उनको डिटरमाइन करे, एक्सप्लेन करे, डिफाइन करे, उनकी संख्या होती है। दोबारा सुन लो क्या कहा है मैंने। मिनिमम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट, मिनिमम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट जो क्या भाई किसी भी सिस्टम की सभी फेज के कंपोजिशन को डिटरमाइन करे, एक्सप्लेन करे, डिफाइन करे, वो क्या कहलाएगा? आपका कंपोनेंट कहलाएगा। अभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि कैसे क्या है। ठीक है नहीं है? तो कंपोनेंट की संख्या जो है हम बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालते हैं। सुनो, कंपोनेंट की संख्या के लिए फॉर्मूला है अपना CN-E। बुक्स में ये दे रखा है इसलिए मैं यही करवा रहा हूं। N क्या है? नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ constituents, नंबर ऑफ constituents। ठीक है नहीं है? ये ई क्या है? ये है नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन देम, रिलेशन बिटवीन देम। उनके बीच में क्या रिलेशन है? किन के बीच में? कंस्टिट्यूएंट के बीच में। हाँ, उन रिलेशंस की संख्या है। ठीक है भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब समझने की कोशिश करना कि हमने उसके 4 कैसे निकाले। ये फॉर्मूला याद आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ जी, तो हमने क्या किया देखो इधर, एक तो आपका क्या था? एक तो आपका था NaCl, एक था KCl, नहीं KBr, और एक था वाटर। ठीक है भाई? और ये 3 थे अपने पास, लेकिन 2 एडिशनल लिखने पड़े अपन को, NaBr और KCl। क्यों लिखने पड़े? क्योंकि रिएक्शन होगी। कैसे होगी? NaCl KBr रिएक्ट करेंगे, NaBr और KCl बनाएंगे, तो 2 कंपोनेंट ऑटो जनरेटेड है अपने पास, 2 कंस्टिट्यूएंट ऑटो जनरेटेड हो गए। ठीक है नहीं है? अब अपने पास कंस्टिट्यूएंट की संख्या कितनी है? 5। और रिलेशन जो अपने पास आया वो एक इक्वेशन है जो रिलेशनशिप देगा। तो C की वैल्यू कैसे निकलेगी? N-E, तो 5 - 1 = 4। इस प्रकार से हम किसकी संख्या निकाल देते हैं? कंपोनेंट की संख्या निकाल देते हैं। ठीक है नहीं है? अब कंपोनेंट की संख्या अगर स्पीशीज नॉन आयनिक फॉर्म में ले रहे हो तब तो इसी फॉर्मूले से निकलेगी। नॉन आयनिक फॉर्म में ले रहे हो, सुन लेना अच्छी तरह। और अगर आयनिक फॉर्म में ले रहे हो, आयनिक फॉर्म में, तो जो रिलेशनशिप आप निकाल सकते हो उसके अलावा एक रिलेशनशिप और निकाल लेना।
तो आयनिक के लिए मैं अलग फॉर्मूला बना देता हूं, वो बता दूंगा मैं क्यों, है ना। अगर आयनिक स्पीसीज है, इफ आयनिक स्पीसीज आर प्रेजेंट, आयनिक स्पीसीज या चार्ज स्पीसीज आर प्रेजेंट, चार्ज स्पीसीज आर प्रेजेंट, है ना, कोई चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट, देन कंपोनेंट कैसे निकलेगा, n माइनस ई प्लस वन से निकलेगा, ई प्लस वन से निकलेगा। ये एक इक्वेशन कौन सी लेके आ रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी की इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी की इक्वेशन है। इसी को बच्चे भूल जाते हैं और इसी के क्वेश्चन गलत कर देते हैं। भाई जितने भी इक्वेशन आपने निकाल लो, तो एक इक्वेशन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी की भी तो बनेगी। आयंस अगर आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी की एक इक्वेशन बनेगी, तो वो इक्वेशन या तो वैसे याद रख लो भाई, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी की इक्वेशन अपन को करनी है, नहीं तो ये फॉर्मूला ले लो, आयनिक के लिए फॉर्मूला ही अलग बना दो, बना दिया अलग अपन ने फॉर्मूला, ठीक है। नहीं है तो नॉन आयनिक स्पीसीज का अलग तरीके से निकलता है, आयनिक स्पीसीज का अलग तरीके से निकलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट अपन यूज में लेते हैं। तो अब अपन देखेंगे इसके क्वेश्चंस कि किस प्रकार से अपन कंपोनेंट को और भी जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 समझाऊंगा, बाकी की आपको करना है। जैसे ये वाला है, पहला है आपका आइस वाटर वेपर। तो भैया आइस हो चाहे वाटर लिक्विड हो चाहे वेपर हो, यहां से कंपोनेंट निकल के आएगा H2O, यहां से निकल के आएगा H2O और यहां से निकल के आएगा H2O। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट तो अपने पास कितने आए, 3। कौन? 1 2 3। और इक्वेशन कितनी निकल के आई अपने पास? इक्वेशन आई 2, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन रिलेशनशिप की। तो भैया कंपोनेंट कितना हो गया, 3 - 2 यानी कि 1। तो 1 ही तो निकाला आपने, कर सकते हो आराम से, इजी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वाटर सिस्टम, इसको बोलते हैं पूरे को वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम में क्या है, 3 फेज 1 कंपोनेंट सिस्टम है, 3 फेज 1 कंपोनेंट सिस्टम है। इस टाइप के एग्जाम में स्टेटमेंट लिखे हुए आएंगे कि वाटर सिस्टम क्या है, सल्फर सिस्टम क्या है। समझ में आई? सल्फर सिस्टम क्या है, अंडरस्टूड बातें हैं ये, इसलिए पता होना चाहिए। चलो दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं। दूसरा एग्जांपल ये रहा, कौन सा है, सल्फर सिस्टम वाला है क्या? सल्फर सिस्टम वाला भी यही करवा देता हूं मैं, चलो आगे आएगा तो ठीक है। सल्फर सिस्टम है अपना, सल्फर मोनोक्लिनल, सल्फर रोम्बिक, सल्फर लिक्विड और सल्फर वेपर, ठीक है भाई। तो हमने मोनोक्लिनल से पूछा कि भाई कंपोनेंट बता दे रहा, इसने बोला सल्फर। रोम्बिक से पूछा कि रोम्बिक 2 बता दे, इसने भी बोला सल्फर। लिक्विड से पूछा कि लिक्विड बता दे भाई तू भी, इसने भी बोला सल्फर। वेपर से पूछा तो बोले वेपर। तो हमारे पास कंपोनेंट 1 आए, लेकिन कंस्टिट्यूएंट तो 4 है ना, तो n की वैल्यू तो 4 हो गई और इक्विलिब्रियम कितने हो गए अपने बीच में, रिलेशन कितने हो गए, 1 2 3 3 आपके रिलेशनशिप हो गए। 3 रिलेशनशिप हो गया तो देखो सीधा सीधा 3 आ गया, तो कंपोनेंट की वैल्यू n माइनस ई यानी कि 4 - 3 इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो 1 ये बता रहा है। तो सल्फर सिस्टम भी क्या है बेटा, 4 फेज, क्या भाई, 1 2 3 4 फेज 1 कंपोनेंट सिस्टम है, 1 कंपोनेंट सिस्टम है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है भाई, कर लोगे आराम से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड का। इसका बहुत ही बढ़िया है, इसके 2 केसेस आते हैं, 2 केसेस आएंगे। पहला केसेस है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, और दूसरे में पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज नॉट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl। 2 केस आ गए। तो आपको दिख रहे हैं कंस्टिट्यूएंट कितने, 3। बोले सर n की वैल्यू 3 है, बहुत बढ़िया बात, n की वैल्यू 3 है, दोनों के लिए n की वैल्यू 3 है, इसके लिए भी इसके लिए भी। यहां पे इक्वेशन कितनी आ रही है, बोले एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, तो इक्वेशन कितनी आ गई, बोले सर 2 आ गई। तो बताओ कंपोनेंट कितना हो गया, कंपोनेंट कितना हो गया, कंपोनेंट हो गया 3 - 2, ये 1 कंपोनेंट हो गया। क्या हो गया, 1 कंपोनेंट। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से केवल इसी को उठाना है, इसको उठाते ही हम एक्सप्लेन कर देंगे कि अमोनियम क्लोराइड के साथ
अमोनिया और HCl ऑलरेडी है, बात समझ में आई? बिल्कुल इजी है। इसकी बात करें तो इसको इक्वेशन नहीं मानेंगे अपन। क्यों नहीं मानेंगे? बताओ देखिए क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये वही बात, इक्वलिटी का चिन्ह है, यहाँ पे इक्वलिटी का नहीं है, तो इक्वल कितने हैं? इक्वलिटी अपन देख रहे हैं, एक्चुअल में इक्वलिटी है का मतलब, तो ये नॉन इक्वलिटी है इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे अपन। तो यहाँ पे इक्वलिटी की इक्वेशंस कितनी है? 1 ही है। तो आपका कंपोनेंट कितना हो गया? 3 - 1 = 2। क्वेश्चन को ध्यान रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, गड़बड़ करवा देता है एग्जाम में। क्लियर है? बहुत बढ़िया बात। चले नेक्स्ट आया है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को भी आप चेक कर सकते हो। कैसे? हाँ जी, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने चेक किया तो यहां पे अपने पास N की वैल्यू कितनी आई? बोले सर 3 आ गई। और रिलेशन कितने हैं? इक्वल रिलेशन, इक्वलिटी रिलेशन बोले 1 है। तो आपका कंपोनेंट कितना होगा? 3 - 1 = 2। यानी कि ये क्या है? 3 फेज 2 कंपोनेंट सिस्टम। 3 फेज 2 कंपोनेंट सिस्टम, 2 कंपोनेंट सिस्टम है। कौन है? ये वाला। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी भी इन दोनों में से कोई भी आप उठा लो, आप कोई भी, बाकी के 3 को जस्टिफाई कर देगा। ये कैसे करेगा समझाता हूं मैं। इन दोनों में से किसी को भी उठाओ, XYZ, किसी को भी। जैसे मान लो कि बोले सर हमने उठा लिया कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड को ले लिया साहब, Na2 उठा लिया। तो सबसे पहले मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट को जस्टिफाई करना है कि हाँ भाई इसको ये डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है नहीं? तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है भाई, और 0 CO2, क्योंकि CO2 इसमें है ऑलरेडी, लगाने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं है? 0 CO2, कोई दिक्कत? अब बोलो सर कैल्शियम ऑक्साइड को जस्टिफाई करना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे जस्टिफाई करोगे आप? कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे जस्टिफाई करोगे भाई? तीनों को अपन को जस्टिफाई करना है कि हाँ भाई इनमें से केवल 2 ही कंपोनेंट अपने पास आएंगे। तो जैसे CO2 को अपन करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट -CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे आएगा? कैल्शियम ऑक्साइड लिखेंगे और यहां पे लिख देंगे अपन 0 CO3 लिख दो, चाहे CO2 लिख दो, 0 CO2, या 0 क्या लिख दो? CO3 लिख दो। ठीक है भाई? तो आप देख रहे हो हर किसी को 2 कंपोनेंट की जरूरत है केवल और केवल एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है नहीं? इसी प्रकार से आप किसी 2 को उठा लो, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है नहीं है? कर सकते हो आराम से, इस फॉर्मूले से हो जाएगा। क्यों रामायण पचड़े में बढ़ रहे हो इतने? जरूरत ही नहीं है, भगाओ इसको, फेंको मतलब। हाँ ये वाला, ये 4 5 6 कितने क्वेश्चन है? 4 5 6, आगे की क्वेश्चन नहीं। तो जब आप यहां पे चेक कर रहे हो इसको, तो ये फेज तो 1 है, लेकिन कंपोनेंट 2 है। फेज 1 है लेकिन कंपोनेंट 2 है। फेज 1 है और इसमें वाटर है, वाटर सॉल्यूशन, लेकिन कंपोनेंट 2 है। ठीक है नहीं है? जैसे मैं अगर बोलूं कि सुगर सॉल्यूशन, अगर मैं बोल रहा हूं तो उस सुगर सॉल्यूशन में कंस्टिट्यूएंट कौन कौन सा है? एक तो बोले C11H12 है, 22O11, ये C12, सॉरी ये वाला होता है बोले सुक्रोज सर। वेरी गुड। और दूसरा कौन होता है? बोले दूसरा H2O होता है। बहुत बढ़िया बात। शुगर सॉल्यूशन में ये होता है, लेकिन कंपोनेंट तो अपने पास 2 आए ना, कंस्टिट्यूएंट 2, कंपोनेंट 2, एक दूसरे से कोई इक्वेशन नहीं है क्या? कोई इक्वेशन चेक करो है तो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ऐसा कुछ लिख दें हम, Na2SO4 और 7 वाटर मॉलिक्यूल, और ये बन गया Na2SO4.7 वाटर मॉलिक्यूल, तो कंस्टिट्यूएंट कितने हो गए? N की वैल्यू 3। ठीक है नहीं है? कंस्टिट्यूएंट आपके 3 हो गए, 1 2 और 3 हुए कि नहीं हुए? इक्विलिब्रियम कितना है? इक्विलिब्रियम 1 है। तो बताओ कंपोनेंट कितना होगा? 3 - 1। वही कंसेप्ट लग जाएगा इन सब में, कर सकते हो भाई आराम से कंपोनेंट। ठीक है भाई? नेक्स्ट चेक करो, ये आप खुद बताओगे मेरे को।
सोचो एक बार, सोचो सोचो। कंपोनेंट नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 2, कंपोनेंट नंबर 3, ठीक है नहीं है? कंपोनेंट नंबर 3 ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये लिक्विड। तो फेज कितने हो गए? फेज भी 3 हो गए, और कंपोनेंट भी कितने हो गए? कंपोनेंट भी 3 हो गए। 3 हो गए, 2 हो गए। हाँ जी, हाँ, कंपोनेंट आपके 2 होंगे, क्योंकि आपका क्या है, n की वैल्यू तो आ गई 3, 1 2 3, और इक्वेशन है 1, तो कंपोनेंट हो गए 3 माइनस 1 2 हो गया। तो ये कितना है? 3 फेज 2 कंपोनेंट सिस्टम है, कंपोनेंट सिस्टम है। कर सकते हो भाई आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। कर सकते हो, कर सकते हो। देखो ये KCl NaCl ये समझा ही दिया था मैंने अभी, KCl NaBr ये भी करवा दिया था मैंने अभी, शुरुआत में करवाया था नहीं है, तो कर सकते हैं अपन, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl अभी तो समझाया था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, वैसे ही हो जाएगा ये, खुद करके देखना आप। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसमें 2 कंपोनेंट होंगे आपके। कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे, फेज 1 होगा। ठीक है भाई, ये देखो ये वाला आ गया, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा था मैं। ठीक है भाई, कंस्टिट्यूएंट चेक करूं। बोले सर कंस्टिट्यूएंट हमारे पास है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, n की वैल्यू 6 है साहब। रिलेशनशिप देने वाले, बोले सर रिलेशनशिप ये दे सकता है, एक तो आयनिक इक्विलिब्रिया है K प्लस और Cl माइनस में, और एक आयनिक इक्विलिब्रियम यहां है किसमें? Na प्लस और Cl माइनस में। इसका मतलब 2 रिलेशनशिप आ रहे हैं, 2 रिलेशनशिप प्लस एक न्यूट्रलिटी का, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी का रिलेशनशिप आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहां पे n की वैल्यू तो है 6 और E की वैल्यू 3, ठीक है नहीं है? E की वैल्यू कितनी है? 3। तो आपके कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? 6 माइनस 3 इक्वल टू कितने हो गए भाई? चेक करो, 3 हो गए। और याद करो बिना आयनिक में भी अपन इतने ही निकाले थे, चेक करो, इसमें 3 ही तो निकाले थे, इसमें 3 ही तो निकाले थे। हाँ भाई, इसमें 3 ही तो निकाले थे कंपोनेंट, वैसे ही उसमें आ जाएंगे। नया कंसेप्ट नहीं है, पुराना कंसेप्ट है। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो आपके लिए छोड़ दिए मैंने, वो देख लेना आप, है ना? तो KCl NaCl हो गया, KCl NaBr H2O हो गया, एक्वस सॉल्यूशन हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला आप खुद करोगे उसी तरीके से होएगा, अभी किया हुआ है उस तरीके से, ठीक है नहीं है? हाँ जी, ये भी आप उसी तरीके से करोगे, करके देखना, मजा आएगा। ठीक है, फिर आती है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट अपन ने कई जगह पढ़ा है, 2-3 जगह पढ़ चुके हैं अपन। एक तो स्पेक्ट्रम में आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक गैसियस स्टेट में आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं? अपने पास वेरिएबल कौन कौन से हैं? वेरिएबल सर बोले प्रेशर है, टेम्परेचर है, मोल्स भी हो सकते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं जिसको अपन मोल्स बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, वॉल्यूम बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं है? ये 4 वेरिएबल हो गए। और मोटे मोटे अगर देखें तो 3 ही वेरिएबल है, PTV, एक एंट्रोपी की जरूरत है नहीं यहाँ पे। तो 3 वेरिएबल में से कितने वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड होंगे किसी भी सिस्टम को वेल डिफाइन करने के लिए, वेल जस्टिफाई करने के लिए, कि वो सिस्टम इनको फिक्स कर दूं तो इससे सिस्टम डिफाइन हो जाएगा, इनको फिक्स कर दूं तो सिस्टम इससे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि अपने पास यही है, ठीक है? तो अगर किसी 2 को फिक्स किया जाता है तो तीसरी की डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सेल्फ डिटरमाइंड होता है, सेल्फ डिफाइन होता है। तो अपन को कितने वेरिएबल चाहिए जो क्या कर सकते हैं? कंप्लीटली डिफाइन कर सके किसको? स्टेट ऑफ ए सिस्टम को। देखो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या कंसंट्रेशन दैट मस्ट बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब कंप्लीटली वेल डिफाइंड द स्टेट ऑफ सिस्टम, वो क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए गिब्स फेज रूल, यानी कि ये जो चक्रव्यूह रचा गया है, ये चक्रव्यूह डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए रचा गया है। अगर आपको कंपोनेंट आते हैं, अगर आपको फेज आता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फॉर्मूला अपने पास है ये। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आती है तो ये मिनिमम वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम की।
इसको बोलते हैं अनवेरिएंट। अगर 1 आती है तो यूनि या मोनो वेरिएंट के नाम से अपन जानते हैं। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आती है तो बाई वेरिएंट 3 आती है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ठीक है नहीं है। तो यहां से अपन फेज मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूले को जरा गौर से देखिए, गौर से देखेंगे तो हमें एक चीज मिलेगी। क्या मिलेगी कि आप जैसे जैसे कंपोनेंट की संख्या बढ़ाओगे वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगी, और जैसे जैसे फेज की संख्या बढ़ाओगे वैसे वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, आपकी कम होगी। सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा? आपने जैसे जैसे कंपोनेंट की संख्या बढ़ाई डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ी, आपने फेज की संख्या बढ़ाई डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगी। तो इसका मतलब ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम कंपोनेंट की संख्या और फेज की संख्या के ऊपर डिपेंड है। तो यहां पे लिख दिया है मैंने, नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर ज्यादा होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ फेज आपके कम होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, कम रहेगी, ठीक है भाई। तो अगर अपन को पी मैक्सिमम निकालना है यानी कि फेज मैक्सिमम निकालना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम रखनी होगी, और मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 0 होगी। फॉर्मूले में 0 रखो, यहाँ पे पी मैक्स, तो फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो अगर किसी कंपोनेंट सिस्टम के लिए आपको मैक्सिमम फेज पूछे कि भाई हमारे पास 3 कंपोनेंट सिस्टम है, तो बताओ मैक्सिमम फेज कितनी होगी, तो 5। नहीं समझ में आई? अगर मान लो कि वो बोल दे कि हमारे पास 4 कंपोनेंट सिस्टम या 1 कंपोनेंट सिस्टम है, बताओ मैक्सिमम फेज कितनी होगी। बोले मैक्सिमम फेज कितनी होगी, अपने पास 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। तो यहां पे कंपोनेंट अगर 1 रखोगे आप तो फेज कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है नहीं है। कई जगह लगते हैं, कई जगह नहीं लगते हैं फॉर्मूले। वाटर सिस्टम में लगेगा, सल्फर वाले में नहीं लगेगा, क्योंकि सल्फर में कंपोनेंट 1 होता है, 1 + 3, लेकिन फेज वहां पे 4 होती है मैक्सिमम। वाटर में ये लग जाएगा, ठीक है नहीं है, और अदर में लगता है, ठीक है नहीं है। अब अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम चाहिए तो उस टाइम पे आपको पी मिनिमम चाहिए, यानी फेज मिनिमम। और मिनिमम फेज 0 तो हो नहीं सकती, एक तो होगी कम से कम फेज। अरे वो पूरा का पूरा होमोजीनस हो तो भी क्या है, एक फेज तो रहेगी, एक फेज के लिए पूरा डंगा है। तो यहां पे फेज 1 रख दिया, 1 रखेंगे तो ये C+1 बन जाएगा आपका। कंपोनेंट अगर 1 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी, यानी कि 2 वेरिएबल चाहिए उस सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन कर लेगी। वो चाहे प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, या प्रेशर वॉल्यूम हो, या टेम्परेचर वॉल्यूम हो, डजंट मैटर, वो बाद की बात है, ठीक है नहीं है। तो ये जो पोर्शन था ये बिल्कुल जनरल पोर्शन था जिसमें बच्चे अटकते ही अटकते हैं, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट जो लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। करेंगे डिटेल से बात, क्या क्या थे उसकी खास बात और क्या क्या थे उसके ड्रॉबैक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लाइक करते जाना, बिना लाइक करके गया ना तो अगले वीडियो में बाहर निकल के ठोकूंगा। लाइक करके जाओगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बताओगे बच्चों को कि हाँ सर हैं, पढ़ा रहे हैं, मस्त पढ़ा रहे हैं, गजब पढ़ा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।